हे गाइस गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ, आपका स्वागत करता हूं मेरे नेट लाइट शो ऑन करंट अफेयर्स पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करते द हिंदू, इंड एक्सप्रेस, पीआईबी और कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज 17 जुलाई और आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का टॉपिक काफ़ी मेंस ओरिएंटेड टॉपिक होगा। आपको काफ़ी कुछ है न्यूज़ में जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जाके आप फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे पहला न्यूज़ है आज का, वायलेंस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वायलेंस न्यूज़ में क्यों रहा है? रिसेंटली जो काफ़ी बड़ा राइट हुआ है और लूट हुआ है साउथ अफ्रीका में, लगभग 70 आदमी इसमें मारे गए और हज़ारों आदमी, हज़ारों बिजनेसमैन और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया गया है। ये सबसे बड़ा एक सिविल अनरेस्ट है आफ्टर 1994, जब एंड ऑफ वाइट माइनॉरिटी रूल का हुआ था। उसके बाद से ये सबसे बड़ा सिविल अनरेस्ट है। अब रीज़न क्या है इस वायलेंस का? तो प्रोटेस्ट जो हुआ वो बिगिन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जैकब जुमा, जो कि लगभग 2009 से 2018 तक सर्व किए हैं कंट्री को, उन पे करप्शन का चार्ज लगा और वो अभी जेल में है। बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर और हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल और एग्जीक्यूटिव जो है, उन्होंने जैकब जुमा को करप्शन के चार्ज में फंसाया था या उसके बारे में एविडेंस दिया था। काफ़ी लोग ये फील करते हैं कि जो उनके सक्सेसर हैं साइरिल रामापोसा, उन्होंने एक अच्छा लीडरशिप दिखाने में और एंगर को शांत करने में, जुमास के इम्प्रिजनमेंट के उसको शांत करने में, उस सिचुएशन को हैंडल करने में असक्षम रहे हैं साइरिल रामापोसा, जो वहाँ के अभी के प्रेसिडेंट हैं। और इसलिए साउथ अफ्रीकन को एश्योरेंस नहीं है कि ये अच्छा काम कर सकते हैं। ये कुछ रीजंस हैं। अब वायलेंस बढ़ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जैकब जुमा का इम्प्रिजनमेंट हुआ था और ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ साथ वहाँ का गिरता हुआ इकोनॉमी, पैंडमिक कारण गिरता हुआ वहाँ का इकोनॉमी एक बहुत बड़ा हेडेक है। 2020 में कंट्री ने विटनेस किया शार्पेस्ट डिक्लाइन जीडीपी के। 1946 के बाद ऐसा डिक्लाइन पहली बार आया था साउथ अफ्रीका में ड्यू टू कोविड। अनएम्प्लॉयमेंट जो है लगभग 32.6% हो गया है पहला 3 मंथ, जो हमारा रिपोर्ट है 2021 का। तो काफ़ी बुरी हालात हैं वहाँ के। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? वहाँ के गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स है कि गवर्नमेंट ने कंडेम किया है वायलेंस को और बोला है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया सकता है वायलेंस का। काफ़ी क्रिमिनल्स और जो अपॉर्चुनिटी के लोग हैं वो इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, इस मामले को आग दे रहे हैं। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस ने डिप्लॉय किया अपना आर्मी भी डिप्लॉय किया गया साउथ अफ्रीका, जो कि पुलिस को भी मदद कर सकेगा और राइट को और लूट को स्टॉप किया जाएगा। लेकिन अभी तक राइट और लूट जो है वो स्टॉप नहीं हुआ है। नाउ साउथ अफ्रीका की बात की गई है, तो साउथ अफ्रीका के साथ हमारे इंडिया के रिलेशनशिप कैसे हैं? जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पे ये टॉपिक आती है आपको, इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशंस। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं इसका। इंडिया का लिंक जो रहा है साउथ अफ्रीका से वो काफ़ी पुराना रहा है। आपको पता है महात्मा गांधी, आवर नेशनल फादर, वो गए हुए थे साउथ अफ्रीका कुछ केस के कारण। 1893 में आसपास वो गए थे कुछ केस के लिए। तो उस समय उन्होंने एक सिचुएशन देखा एपर्थीड का, रेस का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ब्लैक और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये वहाँ पे स्टार्ट किए, सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। लगभग 1 सेंचुरी हो चुका है इस बात को अभी। तो हमारा टाइज जो है साउथ अफ्रीका के साथ काफ़ी पुराना है और इंडिया जो था वो पहला या फिर सबसे आगे पार्टनर था आपको, जो सपोर्ट किया था एंटी एपैथीड को मूवमेंट को। और पहला कंट्री है जो ट्रेडिशन भी रखा है एपैथीड गवर्नमेंट के साथ 1946 में। और उसके बाद एक डिप्लोमेटिक, कमर्शियल, कल्चरल, स्पोर्ट्स रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रखा गया है साउथ अफ्रीका के साथ। हमारा इंडिया का काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। एक लंबा समय का, लगभग 4 डिकेड्स का समय के बाद इंडिया ने रिस्टैब्लिश किया था ट्रेड टाइज 1993 में साउथ अफ्रीका के साथ।
जब पूरी तरीक़ा से अफ्रीका ने एंड किया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, एपार्थाइड को। ये ख़त्म होने के बाद ही इंडिया का ये कहना था, इंडिया का ये स्टांस था कि ऐसा कंट्री जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है या एपार्थाइड को फॉलो करता है, तो उसके साथ हम अपने रिलेशंस नहीं रख सकते हैं, उस देश के साथ इंडिया रिलेशंस नहीं रखेगा। तो नेल्सन मंडेला की जब रिहाई हुई और जब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ, तो लगभग 1993 के बाद से ही इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था ट्रेड और बिजनेस टाइज साउथ अफ्रीका के साथ, और 1993 में ही डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिलेशन को रिस्टोर किया गया साउथ अफ्रीका के साथ। हमारा पॉलिटिकल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। अब जैसे कि साउथ अफ्रीका ने अचीव किया डेमोक्रेसी 1994 में, ये इट वाज द रेड फोर्ट डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ये साइन किया गया 1997 में, जो एक पैरामीटर रखेगा अपने रिलेशनशिप का। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि दो कंट्रीज के बीच हुआ, वापस से अफर्म किए गए शावाने डिक्लेरेशन में 2006 में। ये दोनों जो डिक्लेरेशन है, ये इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म है जो कि हमारा साउथ अफ्रीका को कंट्रीब्यूट किया गया है इंडिया के द्वारा अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों मैकेनिज्म है, ये दोनों आपको इंस्ट्रूमेंट थे। अब साउथ अफ्रीका और इंडिया का एक लंबा हिस्ट्री रहा है कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि उनका व्यूज़, उनका एफर्ट्स सेम रहा है मल्टीलैटरल फोरम में। हमारा भी आवाज़ था मेनली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, क्योंकि इन जो कि हमारे ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, वो हमें रेशियली एरोगेंस हुआ हम लोग के साथ करते थे, गोरे और काले का भेद किया करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था हम लोग के साथ। तो हम लोग इस सिचुएशन को जानते हैं, इसलिए साउथ अफ्रीका के साथ काफ़ी हमारा बंधन जो है काफ़ी स्ट्रांग है। और हम लोग अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पे, जैसे कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका पार्ट है, IBSA, G20, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम सब इस कुछ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें हम लोग साथ में हैं साउथ अफ्रीका के। इकोनॉमिक कंडीशन में तो इंडिया जो है साउथ अफ्रीका का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, 4th लार्जेस्ट इंपोर्ट ओरिजिन है, और 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया का। इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के लिए। बोथ कंट्रीज हैव वर्कड फॉर बूस्टिंग देयर ट्रेड, और ये बायलैटरल ट्रेड जो हमारा चला है इंडिया और साउथ अफ्रीका, जो कि अभी लगभग $10 मिलियन का है। 2016 में बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड टू कोलैबोरेट इन डिफेंस सेक्टर, और साथ साथ इस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं मेक इन इंडिया सेक्टर हमारा। इसमें इनिशिएटिव लिया जाएगा एनर्जी सेक्टर, एग्रो प्रोसेसिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसके लिए कोलैबोरेट किया गया है इंडिया और साउथ अफ्रीका में। साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। कल्चरल टाइज पुराने साथ हम लोग के साथ में है, क्योंकि आपको पता है ICCR के साथ एक कल्चरल रिलेशनशिप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं साउथ अफ्रीका में फॉर स्कॉलरशिप ऑफ साउथ अफ्रीकन नेशनल्स। 9th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग में किया गया था। साथ साथ काफ़ी बड़ा इंडियन का कम्युनिटी, मेजर पार्ट जो इंडिया का ओरिजिन कम्युनिटी, वो चले गए थे साउथ अफ्रीका में लगभग 1860 के बाद फॉर प्लांटेशन वर्कर्स एज फार्म लेबरर्स। तो ये सब काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, और वहाँ पे काफ़ी हमारा लगभग 3% जो है साउथ अफ्रीका का पॉपुलेशन जो है वो इंडियन डायस्पोरा से आता है। 2003 से हम लोग इंडिया जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। डेट याद रखना है आपको, 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ही महात्मा गांधी का रिटर्न हुआ था साउथ अफ्रीका से। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एडजर्नमेंट मोशन। ओके, एडजर्नमेंट मोशन का न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ में रहा है? शिरोमणि अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक एडजर्नमेंट मोशन पास करेंगे लोकसभा में। किसके खिलाफ? जो हमारा 3 कंट्रोवर्शियल फार्म बिल्स है, काफ़ी देर से फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है इसके लिए, फार्म बिल को लेकर के। इसके लिए शिरोमणि अकाली दल ने ये डिसाइड किया है कि वो एक एडजर्नमेंट मोशन पास करेंगे। मोशंस और रेजोल्यूशंस जो है ना, वो एक प्रोसीजरल डिवाइस होते हैं किसी भी हाउस में, जिसमें हाउस डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, उस मैटर पर रखता है, और अगर वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता है तो उस तरह के लॉज को कैंसिल किया जाता है, उस तरह के लॉज को रूल आउट कर दिया जाता है। ओके, अब एडजर्नमेंट मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट।
एडजर्नमेंट मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ओनली इन लोकसभा, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होता है तो उसके लिए अटेंशन हाउस का सीख करने के लिए ये एडजर्नमेंट मोशन चालू लगाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस है उस पर ही लगाया जा सकता है। ये एक इन्वॉल्व करता है एक एलिमेंट सेंसर का अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसलिए राज्यसभा को परमिट नहीं किया जाता है इसे करने के लिए। ये इसे रिगार्ड किया जाता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, क्योंकि ये इंटरप्ट करता है नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस है हाउस का उसको इंटरप्ट करता है। इसमें लगभग 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। द डिस्कशन ऑन दिस मोशन शुड नॉट लास्ट फॉर मोर देन 2 hours and 30 minutes। ये भी पॉइंट याद रखने की है कि डिस्कशन जो है वो 2 घंटे 30 मिनट से ज़्यादा डिस्कशन नहीं चल सकता है इस मोशन पे। क्लियर बात। अब however the right to move and motion for adjournment or business of the house is subject to following restriction। कुछ restrictions भी लागू होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी मैटर को रेस किया जाएगा वो डेफिनेट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। इसमें एक मैटर से ज़्यादा मैटर को कवर नहीं करना है, ठीक। और ऐसा मैटर को लाना है जो कि अभी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कोई स्पेसिफिक मैटर को जो रिसेंट अकरेंस का है। इसमें कोई क्वेश्चन प्रिविलेज का कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज़ बीन डिस्कस इन सेम सेशन। कोई रिवाइव डिस्कशन नहीं होगा, वापस से कोई डिस्कशन नहीं होगा अगर उस मैटर पर डिस्कशन हो चुका है तो उसी सेशन में। नॉट डील विथ एनी मैटर दैट इज अंडर एब्जेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोई भी मैटर जो कोर्ट के खिलाफ जाएगा वो चीज़ के मैटर को डील नहीं किया जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जाता है, किया जा सकता है इस डिस्टिंक्ट मोशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेंस पर्सपेक्टिव से, GS2 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ओके, नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज़ अमेजॉन फॉरेस्ट का न्यूज़ है। ये जो है अब कार्बन सिंक्स के लिए अब फेमस नहीं रहा है। कंटेक्स्ट क्या आया है, ये न्यूज़ में रहा है कि अमेजॉन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका का, जो कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, वो अब एमिट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग कार्बन एमिशंस। कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट कर रहा है जबकि कार्बन एमिशंस करना चाहिए उसे, और वो ज़रा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ही कर रहा है। ये है आपको साउथ अमेरिका का मैप, और साउथ अमेरिका के मैप में ये इलाका जो कि आपको ब्राज़ील का इलाका है, ओके, ब्राज़ील, इसमें ही आपको मेनली अमेजॉन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, इस इलाके में मिलते हैं, और ये ही प्रोन है आपको फॉरेस्ट फायर्स के लिए भी साउथ अमेरिका में। ओके, सबसे बड़ा जो आपको कंट्री है साउथ अमेरिका का वो है ब्राज़ील आपका, कैपिटल उसका है ब्राज़ीलिया। ओके, नाउ क्या चेंजेस को विटनेस किया गया है क्लाइमेट में, या रिसेंट टाइम्स में क्या चेंजेस विटनेस किया गया है लास्ट फ्यू ईयर से। फॉरेस्ट जो है मल्टीपल थ्रेट्स में रहा है। सबसे पहला फॉरेस्ट फायर, डिफॉरेस्टेशन, स्टेट पॉलिसीज़। फॉरेस्ट फायर डबल हो चुके हैं 2013 से। एक रीज़न जो है कोई फार्मर्स बर्न करते हैं अपना लैंड, और नेक्स्ट क्रॉप के इरिगेशन के लिए फार्मर्स जो हैं वो लैंड को बर्न करते हैं, और ये लैंड जो बर्न होता है ये अचानक चला जाता है आपको फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट फायर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये है। 2019 में फायर जो अमेजॉन पर लगा था वो विजिबल द स्पेस से भी इतना बड़ा फॉरेस्ट फायर लगा हुआ था। डिफॉरेस्टेशन, ब्राज़ीलियन अमेजॉन में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आपको पता है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा, मेजर रीज़न डिफॉरेस्टेशन का है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना। पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा, हमारी डिमांड बढ़ेगा, हमें पेड़ को काटना पड़ेगा। लगभग 2/3 हिस्सा जो है डिफॉरेस्टेशन में किया गया है 1970 से 80 के बाद। ये लार्ज स्केल फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कैटल रैंचिंग के लिए, सॉयल कल्टीवेशन के लिए, इन सब चीज़ के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। स्टेट पॉलिसीज़ क्या कहती है, स्टेट पॉलिसीज़ में ये है कि ये इंकरेज करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और हर कंट्री चाहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उसका, लेकिन जैसे कि आपको रेलवेज, रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, ये सब। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको अगर एडवांसमेंट करना है तो उसके लिए आप नेचर को डिस्ट्रॉय करोगे। ये काफ़ी बड़ा आपको थ्रेट है।
तो ये पता चल रहा है आपको अमेज़ॉन से ही। एक एज में है अमेज़ॉन, एक एज पे है फंक्शनल डिस्ट्रक्शन के, डिस्ट्रक्ट हो रहा है पूरी तरीक़े से अमेज़ॉन। काफ़ी बड़ा चिंता का विषय अमेज़ॉन के लिए। नया रिसर्च फाइंडिंग्स क्या बता रहा है हमको? ये फाइंडिंग्स हमको ये बोलती है कि लगभग कुछ सालों से जो फॉसिल फ्यूल्स के इमिशंस हो रहे हैं वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और अमेज़ॉन फॉरेस्ट ने एब्जॉर्ब किया है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, जो कि हेल्प करता है ग्लोबल क्लाइमेट को बचाने में। लेकिन ईस्टर्न अमेज़ॉन फॉरेस्ट अब जो है वो कार्बन सिंक्स नहीं कर रहा है, और क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो उसका हो गया वो इंटैक्ट हो चुका है, और अब वो कार्बन सिंक नहीं करके कार्बन एमिट कर रहा है। दूसरा रीज़न जो है वो क्योंकि ईस्टर्न रीजन जो है वो जो है आपको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है CO2 को, जिसे वो किया करता था। क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो क्या बन गया है, फॉरेस्ट अब बन गया है एग्रीकल्चर लैंड बन गया है, और ये जो है ये डिक्रीज़ किया है, लगभग 17% डिक्रीज़ किया गया है फॉरेस्ट कवर से। लगभग एन एरिया लगभग जो कि ऑलमोस्ट साइज ऑफ कॉन्टिनेंटल यूएसए के जितना, जो आपका कॉन्टिनेंट यूएसए के जितना है उतना साइज़ आपको लगभग कम हो चुका है फॉरेस्ट का। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दुविधा है। साउथ ईस्ट रीजन में भी लगभग 20% एरिया कवर करता है अमेज़ॉन बेसिन का, लगभग 30% डिफॉरेस्टेशन है, और लास्ट 4 डिकेड से साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है 25% रिडक्शन इन प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर इंक्रीज लगभग एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस ड्राई मंथ में, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के। ना ही सिर्फ अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, लेकिन कुछ फॉरेस्ट जो साउथ एशिया के, वो भी एक कार्बन सिंक ना करके कार्बन सोर्स बन गए हैं कुछ सालों में, क्योंकि प्लांटेशन हो रहा है और फायर्स हो रही हैं, फॉरेस्ट फायर हो रही है। काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड एक हो सकता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को किस तरह हम लोग रह सकें, कैसे हम लोग एफॉरेस्टेशन करें, कैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का एमिशंस को रोकें, कैसे हम लोग रिड्यूस करें टेम्परेचर को, किस तरह से हम लोग लिमिट करें। ये कुछ वे फॉरवर्ड हो सकता है आपके लिए, जिससे इन्वायरमेंट बच सके। और हर एक इंसान को एक अपना बनाना पड़ेगा, एक रूल बनाना पड़ेगा कि किस तरह वो बचा सके। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन इंडिया। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो इंडिया में हुआ है। एक रीसेंट स्टडी के द्वारा जो पब्लिश किया गया है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के द्वारा, ये एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस है जो इंडिया का न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बताया है। इसका बर्डन जो है 1990 से लेके 2019 में काफ़ी बढ़ गया है। स्टडी ये बता रहा है कि ये पार्ट है आपको ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ का स्टडी का, जो कि पब्लिश किया था इंडिया स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव के द्वारा। अब इंडिया स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, और कुछ एक्स्ट्रा पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन का। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है एक डिजीज़ है जो कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है। अगर दूसरे वर्ड में बोला जाए तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कार्नियल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स पीछे का नर्व्स, या नर्व्स रूट्स जो हमारे जो सर के पीछे होता है, ये सब कुछ इलाका जो होता है उस वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का है। ओके, अब ये जो होता है वो आपको 3 तरीके से हो सकते हैं। एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि स्ट्रोक, हेडेक, सेरिब्रल प्लेसी, एल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीज़। ये सब डिजीज़ जो होता है वो होता है नॉन कम्युनिकेबल। और कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो होते हैं कम्युनिकेबल, जैसे इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, टेटनस। उसके अलावा कुछ इंजरी भी होती है। अगर इंजरी हो जाएगा जैसे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो डाटा ये बताता है हमें कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है लगभग 10% और टोटल डिजीज़ बर्डन को डोनेट करते हैं। काफ़ी 10% न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही हैं इंडिया में। देयर इज़ अ ग्रोइंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि आपको मैंने बताया नॉन कम्युनिकेबल कौन आता है, हेडेक आता है, माइग्रेन आता है, पार्किंसन डिजीज़, एल्जाइमर्स डिजीज़, ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ओके, ये काफ़ी हो रहा है और ये ज़्यादातर एजिंग हो रहा है, जैसे एज हो रहा है आदमी का, और कम अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं, 50-60 के आसपास आते आते ही, ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एजिंग के कारण आपको ये डिजीज़ हो रहे हैं। अब ये बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जो कि
आपको डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में इंडिया डबल हो चुका है। 4% था इसका 1990 में, 8.2% हो चुका है 2019 में। काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ चुका है आपको। जबकि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो मेजॉरिटी ऑफ टोटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ बर्डन जो है चिल्ड्रन का लगभग 5 साल से कम का ही उम्र का होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है। और बर्डन जो है इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के वो फॉल किए हैं। ये कम्युनिकेबल वाला काफ़ी फॉल किया गया है। ओके, अब कुछ लीडिंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कौन कौन से हैं, जैसे कि स्ट्रोक, हेडेक डिसऑर्डर्स, एपिलेसी, ये काफ़ी बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। अमॉन्ग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डेमेंटाइसिस जो काफ़ी ज़्यादा आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हेडेक जो कॉमनेस्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। लगभग 1 से 3, अगर 3 इंडियंस को आप खड़े कर दो तो एक आदमी को ये प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि और ये प्रॉब्लम काफ़ी नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है इसलिए। और लेकिन हमें इसे प्रायोरिटी देना पड़ेगा। माइग्रेन अफेक्ट करता है फीमेल को भी, और मेनली फीमेल को ही अफेक्ट करता है माइग्रेन। मेल से ज़्यादा जो वर्किंग एज की होती हैं काफ़ी ज़्यादा। नाउ फैक्टर्स क्या क्या हैं? फैक्टर्स हैं बर्डन, हाई ब्लड प्रेशर, एयर पोल्यूशन, डाइटरी रिस्क, हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज आपके डायबिटीज़, और हाई बॉडी मास इंडेक्स ओबेसिटी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को आपको एट्रीब्यूट करते हैं, जो फैलाते हैं। क्या वे फॉरवर्ड क्या है? प्लान किया जा रहा है न्यूरोलॉजी के द्वारा सर्विसेज हर एक स्टेट में खोला जाए। हेडेक एक पब्लिक हेल्थ इशू बनाया जाए जैसे माइग्रेन, और इसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में अंडर नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम के अंदर। ये कुछ वे फॉरवर्ड हैं जिसको लिया जाता है। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग न्यूरोलॉजिकल वर्कफोर्स बढ़ाया जाए, डॉक्टर्स को बढ़ाया जाए, प्रमोटिंग सेफ बर्थ्स, सेफ पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस इस तरह से किया जाए कि सेफ बर्थ हो, हेड इंजरी बचे, स्ट्रोक से बचा जाए। ये सब कुछ रीजंस है या कुछ वे फॉरवर्ड है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।